हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीसिंग सीरीज, जहां हम रीसिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। ठीक है, ब्लड रिलेशन आपको परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पूछा जाएगा। हर किसी एग्जाम में ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इवन समटाइम्स इंटरव्यूज में भी ब्लड रिलेशन से संबंधित बातचीत जरूर की जाती है। ठीक है, अब देखिए, ब्लड रिलेशन आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो 3 प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, जहां सबसे पहला फॉर्म है आपका पजल और पहेली फॉर्म। पजल और पहेली फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, पजल के अंतर्गत आपको किसी एक परिवार के व्यक्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है कि परिवार में व्यक्तियों का आपस में संबंध क्या है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन या प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए उनकी उम्र या उनका वजन, उनका वर्क प्रोफेशन, या उन्होंने किसी रंग की शर्ट पहनी हुई है, या उन्हें कोई खाना पसंद है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिससे उस पजल फॉर्म में सवाल को, प्रश्न को कठिन बनाने के लिए दिया जा सकता है। हमें करना क्या होता है? हमें उस दी गई जिगजैग यानी कि पजल फॉर्म, पहेली फॉर्म में दी गई इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मेंटेन करना होता है और मेंटेन करने के बाद पूछे गए प्रश्न का जवाब देना होता है। क्लियर हुई बात? अगला फॉर्म होता है इंडिकेटिंग फॉर्म, यानी कि इंगित करना या इशारा करना। अब देखिए, इशारा करना यानी कि कुछ वैसा इशारा नहीं करना। इशारा करने यानी कि इंडिकेट करना, पॉइंट करना। ठीक है, कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन की ओर इशारा करते हुए एक संबंध के बारे में बताया जाएगा। आपको उस संबंध को हल करना है और प्रश्न का जवाब देना होता है। तीसरा फॉर्म होता है आपका कोडेड फॉर्म, यानी कि सांकेतिक रूप। इस फॉर्म के अंतर्गत आपको दी गई इंफॉर्मेशन को कोडबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिटेल्स में हम जानते हैं कि पजल यानी कि पहेली फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए जरा, इसे सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका है फैमिली ट्री, यानी कि परिवार वृक्ष। ये किस प्रकार का होता है? ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री है एक प्रकार का। ठीक है, जहां पर अगर हम देखें तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। कुल 3 जनरेशंस के बारे में हमें दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये पहली जनरेशन है। ये एक पर्सन, यहां तो फोटो के मुताबिक आपको दिख रहा होगा कि ये फोटो से देखने पर ये एक मेल दिखाई दे रहा है, एक फीमेल दिखाई दे रही है ना। इन दोनों के ये रहे 2 बच्चे। ठीक है, अब इनमें बच्चा कोई भी हो सकता है। हम मान सकते हैं कि इसका एक लड़की है, एक लड़का है, या 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता। ठीक है, इन दोनों के इनमें से कोई ना कोई बच्चा है। ठीक, मैं मान ले रहा हूं छोटा परिवार सुखी परिवार के तहत कि एक लड़का है और एक लड़की है। ये लड़की की शादी हुई है इस लड़के से और इस लड़के की शादी हुई है इस लड़की से। इनके ये 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, और यहां पर इसके 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फैमिली ट्री का हम निर्माण करेंगे। तो सर, क्या हमको भी ऐसे फोटो या इमेज बनानी होगी? नहीं जरा, आपको फोटो या इमेज नहीं बनानी है, उसके और भी कुछ बेहतर और शॉर्टकट तरीके हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक फैमिली ट्री पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाह रहा था, ताकि मैं आपको एक बेहतर इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर कर सकूं या मेरे साथ लेकर के आ सकूं। तो देखिए, यहां पर हमारे पास में एक फैमिली ट्री मैंने लिया हुआ है। अब इसी प्रकार से दूसरा में हमारा इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है, देखिए, मैंने यहां पर 1 2 3 जनरेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक, और हम इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जनरेशन गैप क्या होती है। ठीक है, जनरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीढ़ी। और गैप को हम कह सकते हैं अंतराल।
तब तक आप जरा सोच के रखिएगा कि जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी अंतराल क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म पे। इंडिकेटिंग फॉर्म में देखिए ये एक लड़का, ये उंगली दिखा रहा है किसी तरफ, है ना, तो ये उंगली दिखा रहा है किसकी तरफ, ये हमने दिया एरो, और ये रही एक महिला, कन्या। तो यह लड़का इस महिला की ओर इशारा कर रहा है, या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि महिला इस लड़के की ओर इशारा कर रही है। तो कोई भी किसी की भी तरफ इशारा करे और इशारा करते हुए किसी रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस लड़के ने कहा कि ये लड़की, ठीक है, इस लड़के ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। ठीक, तो जरा अपने आप के ऊपर रख के रखिए कि यदि आप हैं और आप किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं मेरे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक, इकलौती बेटी, तो ये क्या लगेगी आपकी। पूछा गया कि बताइए इसका आपसे क्या संबंध है, तो जनाब कमेंट करके बताइएगा कि यदि ये महिला इसके पिता की इकलौती बेटी है तो इस महिला का इस लड़के से क्या संबंध है। इफ दैट गर्ल इज द ओनली डॉटर ऑफ हिज फादर, if that girl is the only daughter of his father, then how that girl is related to the boy। पॉइंट क्लियर हुआ। ये तो बहुत इजी हो जाता है एकदम आसानी से, जब मैं आपको सिखाऊंगा हल करना, चुटकियों में आप हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसी में जो दूसरा पॉइंट होता है वो इस प्रकार का होता है कि एक लड़की ने इशारा तो किया लेकिन किसकी तरफ, एक फोटो फ्रेम की तरफ, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए। और फोटोग्राफ की ओर इशारा करने में सबसे कठिन बात क्या हो जाती है, तो जनाब सबसे कठिन बात ये हो जाती है कि हमें ये नहीं पता कि यहां पर है कौन। इस फोटोग्राफ में आने वाला व्यक्ति एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकती है, यानी कि कोई एक महिला या फिर कोई एक पुरुष हो सकता है, लेकिन कौन है वो हमें संबंध के बारे में जब बताया जाएगा तभी हम उस बात का पता लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन पढ़ते वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले सावधानी क्या है, सबसे पहली सावधानी है जिसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कभी भी नेम से जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता। बात समझे जनाब, कभी भी नाम से किसी व्यक्ति का जेंडर डिसाइड नहीं होगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। यानी कि प्रियंका राहुल का पति हो सकता है, प्रियंका राहुल का पति हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि प्रियंका नाम ही लिया जाए, यानी कि प्रियंका नाम लेने पर एक फीमेल को ही कंसीडर किया जाए, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 50% बच्चों के सवाल यहीं पर गलत हो जाते हैं। वो अधिकतर बार सोच लेते हैं कि प्रिया सिर्फ लड़की ही है। जी नहीं, प्रिया एक लड़के का नाम भी हो सकता है। शीतल, शीतल आपको याद होगा चुप चुप के मूवी में देखा होगा ना, जब वो कहता है कि हाँ शीतल से फाइट करनी है राजपाल यादव की, तो वो बोलता है कि हाँ बुलाओ भाई शीतल को, अच्छा है मजा आएगा। और जब शीतल आती नहीं है, शीतल आता है एक लंबा चौड़ा पहलवान। यदि याद ना हो तो एक बार चुप चुप के मूवी देखिएगा, यदि आपने नहीं देखी है तो मूवी जरूर देखिएगा। कई बार ऐसा देखा गया है इंटरव्यूज में मूवी से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। और आप मूवी तो हमारी भी देखते हो, अद्वैत एजुकेशन पर डेली आपको मूवी स्टाइल वोकैब याद तो करवाते होंगे हमारे सौरभ सर।
है कि नहीं? तो बस जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से, और आप ऐसी बहुत से इंटरेस्टिंग तरीकों से आप पढ़ोगे। और हमारा जो टारगेट है अद्वैत रिवॉल्यूशन, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन को फॉर्म करना। कैसे? वो आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बातें समझ में आती जाएंगी और पता चलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल किया है आपके लिए चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है और कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा, आपका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार बना रहेगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा कि कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता। बात समझ में आई? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कोडेड फॉर्म क्या होता है। तो कोडेड फॉर्म के लिए क्या कहा गया, जैसे देख लिए, मैंने कहा कि P इज ब्रदर ऑफ Q, यानी कि यहां P कोई व्यक्ति है, P Q का भाई है, ठीक है। और इसे अब मैं लिख सकता हूं P डिवाइड Q। जब भी किन्हीं दो वेरिएबल, ठीक है, जब भी किन्हीं दो वेरिएबल के बीच अगर डिवाइड लगा हो तो फिर वो हो जाएगा ब्रदर। तो सर क्या हर बार ऐसा ही होगा, डिवाइड का मतलब भाई होगा, हमें याद करना पड़ेगा क्या? नहीं जनाब, आपको याद नहीं करना है। हर बार जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वहां इस्तेमाल किए जाने वाले इन चिन्हों का, प्रतीकों का मतलब क्या होगा। हर बार उपयोग किए जाने वाले किसी भी चिन्ह या प्रतीक का अर्थ या उसके द्वारा दिखाया जाने वाला संबंध अलग अलग हो सकता है। बात समझे? इनका दिखाने जाने वाला संबंध अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि कोडेड फॉर्म क्या होता है। वैसे तो परीक्षा में अधिकतर व्यक्ति या स्टूडेंट्स हमारे कोडेड फॉर्म के प्रश्नों को लीप करके आते हैं क्योंकि वो टाइम टेकन होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको कोडेड फॉर्म की एक 10 सेकंड की अप्रोच बताऊंगा। आप घड़ी से मिलाइएगा टाइमर लगा के, आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 सेकंड इज मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और ऐसा नहीं है कि वो सब जगह सिर्फ मैं ही वो ट्रिक जानता हूं, नहीं, उस ट्रिक के कुछ बेसिक पॉइंट है जिन्हें डिस्कस करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको उस ट्रिक के एक से एक बेहतरीन सवाल कराऊंगा और उसके जो पॉइंट है, यानी जो बेसिक पॉइंट है जिनका हमें ख्याल रखना होता है कि कहीं सवाल गलत ना हो जाए, उस बात को मैं आपको बेहतर तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स उस ट्रिक को जानते हुए भी परीक्षा में गलत ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये प्योरली बेस्ड होती है ऑप्शन एलिमिनेशन पर, ठीक। तो आप बस ध्यान रखें कि जब हम कोडेड फॉर्म पढ़ेंगे या मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो हम इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। अब तक मैं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज के अंडर में डाइस, क्लॉक और कैलेंडर को डिस्कस कर चुका हूं, यानी कि आपके 3 टॉपिक खत्म नहीं हुए, 3 टॉपिक आपके शुरू हुए हैं आपके घर में प्रैक्टिस करने के लिए। आप घर पर इन तीनों टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए और आने वाले डाउट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए। अगर आप भेजेंगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सब बातें आपके पास में क्लियर है एकदम 110%। चलिए अब हम सीखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्री कि आखिरकार इस फैमिली ट्री को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त बनाते हैं अब हम फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। हमने कहा कि A इज फादर ऑफ B, यानी कि A B का पिता है, ठीक है। यदि ये बात आपको दी गई है कि A इज फादर ऑफ B, ठीक है, A B का पिता है, तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्त,
जब भी कभी हम एक फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं, है ना, जब भी कभी हम एक फैमिली ट्री को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें जरूरत होती है कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की। अब ये ऑपरेशंस कैसे हैं? देखिए, ये ऑपरेशंस हैं वो चिन्ह जिन्हें किन्हीं दो वेरिएबल के बीच इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कि किन्हीं दो वेरिएबल के बीच उपयोग होने वाले चिन्ह। और ये जो हमारे ऑपरेशन से जो चिन्ह है ये क्या दर्शाएंगे? ये दर्शाएंगे संबंध, यानी कि रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या दर्शाएंगे आपको? संबंध यानी कि रिलेशनशिप। कैसे? देखिए, सबसे पहला ऑपरेशन है कि यदि आपको शो करना है कि कोई पर्सन मेल है यानी कि पुरुष है, तो आप उसके नाम के पास में इस प्लस ऑपरेशन का इस्तेमाल कीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? एक मेल बन जाएगा, पुरुष बन जाएगा। जैसे कि यहीं पर हमने लिखा था कि ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो देखिए, ए बी का पिता है तो जेंडर ए और बी में जेंडर यानी कि लिंग किसका क्लियर हुआ? तो हमें लिंग क्लियर हो रहा है ए का, कि ए एक मेल है। क्या बी का जेंडर क्लियर हो रहा है कि बी क्या है? नहीं, ए तो बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। हाँ, हम फैमिली ट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली दो ही जेंडर की चर्चा करेंगे। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल की। क्लियर? तो यहां अगर देखा जाए ए इज फादर ऑफ बी, तो ए इज फादर ऑफ बी कहे जाने पर ए बी का पिता है, यानी कि ए का जेंडर तो क्लियर है लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, तो यदि हमको किसी का जेंडर क्लियर हो जाता है तो हम क्या बना देंगे? प्लस का ऑपरेशन बना देंगे ताकि हमें ध्यान रहे। अब दूसरा पॉइंट है फीमेल। यदि फीमेल है तो फिर क्या बना देंगे हम? माइनस। माइनस तो प्लस डिसाइड हो गया मेल के लिए और माइनस डिसाइड हो गया फीमेल के लिए। ध्यान रहेगा? ठीक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सिबलिंग्स। यदि कोई दो व्यक्ति आपस में सिबलिंग्स हैं तो उनके संबंध को दिखाने के लिए हम उन दोनों ही व्यक्तियों के नाम के बीच एक इस प्रकार की सीधी रेखा का निर्माण कर देंगे। और यदि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के नाम के बीच ऐसी सीधी रेखा बनी है, इसका मतलब कि वो क्या है? आपस में सिबलिंग्स है। जरा मन में बताइएगा कि सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? बेशक आप सोचेंगे भाई बहन, गलत। अगर आप कहेंगे भाई भाई तो भी गलत, कहेंगे बहन बहन तो भी गलत, सब गलत। सर तो सही क्या है? जनाब सही है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सिबलिंग का मतलब होता है एक ही मां की संतानें। एक ही मां की संतानें यानी कि उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो पेरेंट्स है वो सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में क्या कहला पाएंगे? सिबलिंग्स कहला पाएंगे। भाई भाई सिबलिंग्स ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। चाचा, मामा, बुआ, फूफा यानी आपके जो कजिन्स हैं वो भी तो आपके भाई और बहन ही कहलाते हैं ना, कुछ अलग नाम तो नहीं दिए जाते ना उन्हें। तो इसीलिए सिबलिंग्स कब कहलाएंगे? जब उनकी मदर और फादर सेम हो, यानी उनके पेरेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक, तो सिबलिंग्स यानी कि क्या हुआ? एक ही मां की संतानों को आपस में सिबलिंग कहा जाता है, चाहे वह भाई भाई हो, बहन बहन हो या भाई बहन हो। पॉइंट क्लियर हुआ जनाब? ठीक, अब देखिए चौथा। अच्छा, एक बात और,
रिएक्शन जरूर देके जाइएगा यदि आपको आज ये बात पहली बार क्लियर हो रही हो कि सिबलिंग का मतलब एक ही मां की संतानें होता है। चिल्ड्रन ऑफ सिंगल आर कॉल्ड एज सिबलिंग। आज तक अगर आप से पहले से भाई बहन बस जा रहे हो तो रिएक्शन जरूर दे करके जाइएगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज कजिन। अगर हमें कजिन्स दिखाना है तो क्या करेंगे हम? डैश लाइन बना लेंगे। उसी डार्क लाइन को यदि हम डैश लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो मतलब क्या होगा? दोनों व्यक्ति आपस में कजिन्स हैं, यानी कि उन दोनों ही व्यक्तियों की मदर्स अलग अलग है, ठीक। नाउ द फिफ्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिफ्थ वन इज हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। पति और पत्नी के संबंध को दिखाने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी की सारी जद्दोजहद बस यहीं तक पहुंचने के लिए होती है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम डबल लाइन विद डबल साइडेड एरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यदि सिंगल लाइन बनी है मतलब भाई बहन, और डबल लाइन बनी है मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, गड़बड़ी मत कीजिएगा। नाउ और इसी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को दिखाने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, सॉरी ये क्षैतिज है और ये लंबवत वर्टिकल है, ठीक है। जनरेशन गैप दिखाने के लिए हम किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच एक वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं। इस जनरेशन गैप को आप और बेहतर तरीके से समझ लीजिए। कैसे? देखिए, जनरेशन गैप को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको जनरेशन गैप की एक टेबल दिखाता हूं। ये टेबल कैसी है? देखिए, ये टेबल कहती है कि यदि यहां पर हूं मैं, ठीक है, इट्स मी, ये मैं हूं। यदि आप अपने आप से ऊपर की तरफ चलें, जो कि आपसे उम्र में बड़े व्यक्ति हों। उम्र में बड़े व्यक्ति कौन होंगे? आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, सब, यानी कि अंकल एंड आंट। कॉमन वर्ड हो गया अंकल एंड आंट। अंकल का मतलब चाचा भी, मामा भी, मौसा भी, फूफा भी, सारे लोग क्या है? अंकल है। और इन्हीं का फीमेल वर्जन क्या कहला जाएगा? आंट कहला जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इधर आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। यदि आप हैं और आप अपने से उम्र में अधिक व्यक्तियों की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो आपके और इन सभी व्यक्तियों के बीच जनरेशन गैप काउंट करी जाएगी +1, क्योंकि ये सभी व्यक्ति आपसे उम्र में अधिक हैं। अब यदि आप अपने से उम्र में कम की तरफ चलें, अपने से उम्र में कम की तरफ का मतलब क्या? जनाब, आपके पुत्र, पुत्री या नीस और नेफ्यू, ठीक है, नीस या नेफ्यू, यानी कि भतीजा या भांजा। फर्क क्या है भतीजा और भांजा में? आपके भाई का बेटा आपका भतीजा कहलाएगा और आपकी बहन का बेटा आपका भांजा कहलाएगा, ठीक है। तो भाई हिंदी में तो बात क्लियर हो जाती है कि भतीजा है या भांजा है, लेकिन अंग्रेजी में बात क्लियर नहीं हो पाती। एक ही वर्ड है नेफ्यू, ठीक है। अब देखिए, समस्या ये हो जाती है कि हिंदी में ऐसे लिख के आ जाता है। अब बताओ, यदि ऐसे लिख करके आ गया नेफ्यू, तो क्या अंदाजा लगाइएगा? मेरी बहन का बेटा है या मेरे भाई का बेटा है, ठीक है। तो जिसकी अवेलेबिलिटी हो
यानी कि अगर भाई की चर्चा करी गई है तो भाई का बेटा बना देना, यदि बहन की चर्चा की गई है तो बहन का बेटा बना देना। सर दोनों दे दिए जाए तो जो शादीशुदा दिख रहा है उसका बना देना। क्लियर? ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। देखिए रीजनिंग कभी भी कोई एक निर्धारित केस नहीं होता जब तक कि इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर ना हो जाए। जब तक इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है तब तक आपको केसेस बनाने होंगे, अलग अलग डिफरेंट केस, यानी कि संभावना। ठीक है, किस बात की संभावना? रियलिटी की संभावना कि रियल में क्या होगा। जो रियल है उस बात की संभावना बनानी होगी आपको। ठीक है, सिखाऊंगा मैं आपको हर एक चीज। क्लियर? तो जब भी आप अपने आप से इनकी तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप हो जाएगी हमेशा -1। ऊपर जाने पर +1, नीचे आने पर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के आधार पर कोडेड रिलेशनशिप में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड खेली जाती है। और यदि आपको कोडेड में ऑप्शन एलिमिनेशन खेलना है तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा है, ऊपर जाने पर +1 और नीचे आने पर -1। और सर यदि कहीं भी नहीं गए तो जनाब कहीं भी नहीं गए तो प्लस और माइनस के बीच एक और चीज आती है ना, क्या आती है? जी हाँ दोस्तों, वो आता है 0। यदि आप ना ऊपर गए ना नीचे गए तो 0। अब देखिए जनरेशन गैप 0 कब कब होगी? तो 0 में सबसे पहले कौन आएगा? तो जनाब सबसे पहले आएगा नहीं, सबसे पहले आएगी कौन? मेरी पत्नी, उसके बाद भाई, फिर बहन, फिर साला, और फिर अच्छा साली तो वैसे सबसे पहले आएगी ना भाई, साली सबसे पहले आएगी ना। तो ये हुआ मेरे हमउम्र के रिश्ते। ठीक है, ये सभी क्या है? मेरी हमउम्र के रिश्ते हैं, जहां हमारे बीच किसी प्रकार का कोई जनरेशन गैप किताबी भाषा में नहीं माना जाता। ठीक, ये ऑफिशियल है, एक प्रकार से किताबी भाषा का ज्ञान है, जहां आपको अपने से उम्र में अधिक जाने पर जनरेशन गैप +1 लेना है, अपने से उम्र में कम आने पर जनरेशन गैप माइनस लेना है, और हमउम्र होने पर जनरेशन गैप 0 रखना है। बात समझ गए? अब देखिए इन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की चीजें बहुत सारी आती हैं। ये मैं आपको समय के साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके मार्क्स को माइनस कर देंगी। ठीक है जनाब, तो इन सभी चीजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, और इसीलिए ब्लड रिलेशन के एक भी एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने एक भी एपिसोड को मिस किया तो फिर आपका टॉपिक गया। ठीक है, सीरीज के साथ में लेकर के चलिए, आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है, और वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। बात समझे? ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि हमारे पास में ये सभी ऑपरेशंस हैं। ठीक, मेल दिखाने के लिए प्लस, फीमेल दिखाने के लिए माइनस, सिबलिंग के लिए ये निशान है। सिबलिंग का मतलब होगा एक ही माँ की संतान है, कजन मतलब अलग अलग माँ की संतान है। ठीक है, और फिर यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, यानी कि पति और पत्नी का जोड़ा। ठीक है, और इसके नीचे क्या होगा? आपका जनरेशन गैप होगा। बात समझ में आई? ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? इन्हीं ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना। और देखिए एक बात और मैं आपको ध्यान से बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस हस्बैंड और वाइफ को आपस में स्पाउस भी कहा जाता है। हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे लिख के आ जाता है स्पाउस, है ना। अब स्पाउस लिख करके आ गया तो समस्या हो जाएगी, फंस जाएंगे कि क्या है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो फंसोगे आप यहाँ वहां, किसमें? नीस और नेफ्यू में फंसने की पूरी संभावना है। और हिंदी मीडियम वाले हो आप तो कहाँ फंसोगे आप? इसमें। इस प्रकार से लिख करके दे देगा तो क्या अंदाजा लगाएंगे कि क्या है कि नहीं। तो इसीलिए
इन चीजों को आपको जानने के लिए मेरे साथ हर एक एपिसोड में साथ देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि इन बेसिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।